नमस्कार दोस्तों, एक लंबे अंतराल के बाद मैं आज आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक नया विषय लेकर, वर्ण। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि वर्ण जो है भाषा की सबसे प्रमुख इकाई है, जिसे सबसे छोटी इकाई के रूप में जाना जाता है और हम इसको अक्षर भी कहते हैं। यदि हम अक्षर का समास विग्रह करें तो होगा कि न क्षरति इति अक्षरः, अर्थात जो नष्ट नहीं होता है वह है अक्षर अर्थात वर्ण। तो इसकी परिभाषा पर हम ध्यान दें कि वर्ण भाषा की लघुतम इकाई है, मतलब सबसे छोटी इकाई है जिसके और अधिक खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। यदि हम माता शब्द को ले लें, वर्णों से शब्द बनते हैं, तो कई वर्णों को मिलाकर एक शब्द बना माता। तो माता शब्द को हम तोड़ सकते हैं, अलग अलग इसका वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। यदि हम वर्ण विच्छेद करें तो हम देखते हैं कि इसमें इतने मा हलन प्लस आ, त हलन प्लस आ, ये 4 वर्ण मिले हुए हैं। तो हमने माता शब्द से वर्णों को अलग कर दिया। अब वर्ण ये जो है अपने अंतिम स्वरूप में आ गए। अब ये बदल नहीं सकते हैं, ये छोटे नहीं हो सकते हैं। माँ हलन इट मीन्स आधा माँ है ये, और ये आधा ही रहेगा, आधा से और 1/4 तो हो नहीं सकता। आ है, आ स्वर है, अपने आप में संपूर्ण होते हैं स्वर। ता, आ, तो इससे ये सिद्ध हो गया कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब हम आगे चलते हैं। जैसे हम कोई भी माला बनाते हैं तो विभिन्न मोतियों को पिरोकर एक लंबी लड़ी बनाते हैं। उसी प्रकार हमारी वर्णमाला है, तो वर्णमाला किसे कहते हैं? किसी भी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला हिंदी वर्णमाला से थोड़ी डिफरेंट है। जैसे वर्णमाला में हमारे हिंदी में स्वर व्यंजन होते हैं, इसमें भी स्वर व्यंजन है, लेकिन हमारी जो वर्णमाला है वो थोड़ी सी अलग है। जैसे अ, आ, ई, उ, री, 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 ए, ओ, औ। हम हिंदी में 11 स्वर पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें ये 2 जो स्वर हाईलाइटेड हैं वो नहीं होते हैं। संस्कृत में ये 2 स्वर होते हैं, जो बड़ी री, दीर्घ री को हम इस तरह लिखते हैं डबल री की मात्रा लगाकर, और ये है री। तो इनको मिलाकर संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। अब हम व्यंजन देखें, क से लेकर हा तक व्यंजन है। ठीक है, तो जैसा कि आपने अभी वर्णों के भेद पढ़े कि वर्ण मुख से निकली ध्वनि है, आवाज है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, और इसी ध्वनि के आधार पर ही इसके दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन, और आपने अभी इनको देखा। अब स्वर किन्हें कहते हैं? स्वर वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के होता है, अर्थात ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। इनको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। जैसे अ, आ, ई, री, ये अपने आप में पूर्ण वर्ण है। मात्रा काल किसे कहते हैं? काल मीन्स होता है समय, तो स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा काल कहते हैं। स्वर के भी भेद होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से स्वर के 3 भेद हैं। ह्रस्व स्वर मीन्स छोटा, ह्रस्व मीन्स होता है छोटा। दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर संस्कृत में ही पाया जाता है। ह्रस्व स्वर, अब ह्रस्व मीन्स होता है छोटा, तो अगर हम बोल के देखें अ, ई, उ, री, री, हम देख रहे हैं कि इनके उच्चारण में बहुत कम समय लग रहा है, अर्थात एक मात्रा का समय लग रहा है, इसलिए इन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। संस्कृत में ह्रस्व स्वर हैं 5, अ, ई, उ, री, ये 5 ह्रस्व स्वर हैं। आपको लग रहा होगा ये तो व्यंजन है, री, ला तो व्यंजन है, लेकिन नहीं, इसको स्वर माना गया, इसमें री ऋषि मिला हुआ है।
दीर्घ, दीर्घ मतलब होता है बड़ा। तो अगर हम बोलकर देखें आ, ई, ऊ आदि, तो हम देख रहे हैं कि इनको बोलने में हमें थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है, अर्थात ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा दुगना समय लगता है इनमें, 2 मात्रा का समय लगता है। ये संख्या में 8 है। आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, औ। तो ये दीर्घ स्वर है, इनको बोलने में हमें दुगना समय लग रहा है ह्रस्व स्वर की अपेक्षा। अब ये तीसरा स्वर है प्लुत स्वर। इसका प्रयोग वैदिक भाषा में ज्यादा होता है। तो ऐसे स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, 3 मात्रा का समय लगता है। और इसे हम प्रदर्शित करने के लिए स्वर के साथ 3 जो हिंदी वाला अंक होता है वो लिखते हैं, जैसे ओम, ओम। तो ये है प्लुत स्वर। अब दूसरा भेद है वर्ण का व्यंजन। तो व्यंजन है क, ख, ग, घ, लाइक दिस। आपने अभी क से लेकर ह तक व्यंजन ऊपर देखा है। तो इन वर्णों का उच्चारण जो है आ स्वर की सहायता से किया गया है। देखिए इसमें हलंत नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें छोटा मिला हुआ है। यदि इनमें से आ को हटा दिया जाए तो हम इस तरह लिखेंगे क हलंत, क्योंकि आ हट जाएगा तो क आधा हो जाएगा। आधा दिखाने के लिए हम हलंत लगा देते हैं, क हलंत, ख हलंत, ग हलंत, घ हलंत। तो इसकी परिभाषा क्या हुई व्यंजन की, कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों के बिना नहीं हो सकता उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 है, 33 है। व्यंजन के भी भेद होते हैं, वो उच्चारण की विविधता के अनुसार, मतलब जो उच्चारण में डिफरेंस आता है उसके अनुसार व्यंजन के 3 भेद किए गए। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श मीन्स छूना होता है, तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श मीन्स जैसे स्पर्श वर्ड से आपको अर्थ महसूस हो रहा है कि ये स्पर्श करना, किसी चीज को स्पर्श करना मतलब छूना। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा, जिह्वा मतलब हमारी जीभ, टंग, मुख के किसी भी भाग का स्पर्श करती है अर्थात छूती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो जिनको बोलने में हमारी जिह्वा जो है मुख के किसी भी भाग को छूती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो क से लेकर मां तक स्पर्श व्यंजन है, काउंटिंग में ये 25 है। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन हमारे 25 है। अब का से लेकर मां तक है, तो ये हमें मालूम है कि का से लेकर मां तक के स्पर्श व्यंजन वर्ग में बटे हुए, वर्ग, वर्ण नहीं है, वर्ग। ठीक है, तो क, ख, ग, घ, अंग। आप उच्चारण करते समय स्पेशली ध्यान रखें कि ये इसमें हलंत लगा हुआ है अर्थात इसमें अ नहीं मिला, तो हम थोड़ा शॉर्ट उच्चारण करेंगे। क, ख, ग, घ, अंग दबाकर उच्चारण करेंगे। तो हमने देखा ये लाइन है पूरी, इसमें 5 वर्ण है। तो ये का से शुरू हो रही है, तो का से शुरू हो रही है इसलिए इसका नाम का वर्ग पड़ गया। ठीक है, च, छ, ज, झ, इया। तो ये चा से शुरू हो रही है ये लाइन, तो च वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण। तो टा से शुरू होने वाली लाइन टा वर्ग। त, थ, द, ध, न, ट वर्ग। प, फ, ब, भ, म, प वर्ग। ठीक है, ये 5 वर्ग होते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्गों में बटे होते हैं। 5 इंटू 5 25, तो 25 व्यंजन होते हैं, ऐसे आपको याद रखना है। फिर दूसरा व्यंजन है, दूसरे टाइप के व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ मतलब अंदर से जो निकलते हैं थोड़ा, वो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और जब हम इनका उच्चारण करते हैं ना, तो वायु मतलब हवा को
थोड़ा रोक कर कम शक्ति के साथ छोड़ा जाता है। आपको मालूम है कि जब कोई भी ध्वनि निकलती है तो वो हवा हमारे मुख के अंगों से टकराती है, कंपन होता है, फिर उससे ध्वनि निकलती है। तो हर वर्ण को बोलने में हवा निकलती है। तो इनको बोलने में हमें मतलब जो हवा है वो थोड़ा रुक कर कम शक्ति से हम छोड़ते हैं। जैसे हम बोले य, र, ल, वा। ठीक है, आप अगर मुंह के पास हाथ ले जाएं और महसूस करें तो आपको अंतर पता चलेगा कि हवा हल्की सी निकल रही है। य, र, ल, व। अब है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म मीन्स आपको मालूम है ना, गरम। ठीक है, जल बहुत ऊष्म है, गर्मियों में जल बहुत ऊष्म हो जाता है, गरम, ऊष्म। ठीक है, और हमें ऊष्म से ही शब्द बन गया ऊष्मा। ऊष्मा मीन्स गर्मी। तो हमें दिन में गर्मी कौन देता है? सूर्य, है ना। तो ऊष्मा, ऊष्मा मीन्स गर्मी। तो गर्मी से, गर्मी जो हो गया भाववाचक संज्ञा हो गई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ऊष्म हो गया एडजेक्टिव, विशेषण हो गया। ठीक है, तो इन व्यंजनों को बोलते समय घर्षण के कारण हमारी जीभ थोड़ा सा घर्षण करती, घिसती है, वहां पर रगड़ रगड़ खाती है, तो मुख से ऊष्म वायु निकलती है। इस कारण से मुख से गर्म हवा निकलती है। तो श, श, स, ह। अगर आप बोलकर देखेंगे ना और हाथ मुंह में रखेंगे तो आपको महसूस होगा कि इससे गर्म हवा निकल रही है इन वर्णों को बोलने से। और ये इसलिए ये ऊष्म वर्ण है। इनकी पहचान आप आसानी से कर सकते हैं प्रैक्टिकल करके, है ना। चलिए, तो फिर आगे चलते हैं। ये सभी व्यंजन स्वर रहित रूप में लिखे गए हैं, है ना। ये हलंत लगाए, इट मीन्स इनमें स्वर नहीं मिला है, इनमें ये चिन्ह लगाया गया है, इसे हल कहा जाता है। और हल से अंत होने वाले वर्ण हलंत कहलाते हैं। लेकिन प्रैक्टिस में क्या चल रहा है, इस चिन्ह को ही हलंत बोलने लगे हैं, इसलिए इन व्यंजनों को हलंत कहते हैं। तो व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? हलंत, हल से अंत होने वाले वर्ण। अगर आपके कभी आ जाए एग्जाम में तो आप ध्यान रखिए इसको। और कुछ विशेष ध्वनियां भी होती हैं, अयोगवाह, जिन्हें हम कहते हैं अयोगवाह, जिनकी गणना न स्वरों में की जाती है न व्यंजनों में, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। जैसे अनुस्वार, हम देखते हैं ना किसी किसी अक्षर के ऊपर बिंदी लगी रहती है, ऊपर बिंदु, तो इसको हम अनुस्वार कहते हैं, बिंदु से दिखाया जाता है। स्वर के बाद नासिका से उच्चारित होने वाली ध्वनि अनुस्वार कहलाती है। जैसे दंड, अंत। तो हमने यहाँ पे इसमें जो 5 वर्ग बताए ना, उसका 5वां वर्ण भी लगता है, या हम अनुस्वार लगाएं ये 5वां। जैसे दंड में हमने अड़ा का आधा लगा दिया, या हम दंड को इस तरह भी लिख सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि स्वर, जिस स्वर से आवाज आ रही उसी के ऊपर अनुस्वार आपको लगाना है। बच्चे बीच में या बाद वाले में लगा देते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो दंड, अंत, है ना, शंख, लाइक दिस, ऐसे कई हैं। आप सोचिए कौन कौन से वर्ण, कौन कौन से शब्द हैं जो अनुस्वार जिनमें लगता है। फिर दूसरा अयोगवाह है विसर्ग। विसर्ग को 2 बिंदुओं के रूप में दिखाया जाता है। इसके उच्चारण में स्वर के साथ हल्के ह का भी उच्चारण होता है। जैसे प्रातः, अतः, रामः, गजः, नरः। ठीक है, तो लेकिन बच्चे प्रोनाउंसिएशन करने में ना थोड़ा गलती करते हैं। जैसे विसर्ग का बच्चे ने समझा कि विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है, तो वो क्या करते हैं, अतः ऐसे बोलते हैं, अतः, प्रातः, प्रातः, ऐसे नहीं बोलना है। आपको जो स्वर इसमें ता में जैसे छोटा आ मिला है ना, क्योंकि हलंत तो है नहीं, छोटे आ की आवाज आ रही है, इतनी छोटा आ मिला है, तो हमें उसी छोटे आ से मिलाकर बोलना है। प्रातः, प्रातः नहीं बोलना है। अंडरस्टूड। जैसे रुचि है, रुचि में ई की आवाज आ रही लास्ट में, तो हमें विसर्ग को रुचि ही, ठीक है, कृति ही, ऐसे बोलना है। क्लियर। अब तीसरा अनुनासिक है अयोगवाह चंद्र बिंदु। इसे चंद्र बिंदु के चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है।
अनुनासिक का उच्चारण मुख व नासिका दोनों से होने के कारण हल्का व कोमल होता है। जैसे हमने अनुस्वार का उच्चारण किया दंड, है ना, थोड़ा ये लॉन्ग साउंड आ रही है और हार्श सी है, लेकिन हम देखें अभी बोलते हैं चांद, चांद सॉफ्ट अपने आप सुनने में लग रहा है, तो ये थोड़ी आवाज सॉफ्ट होती है। लेकिन अब आजकल कंप्यूटर के प्रयोग के कारण अनुनासिक की जगह पर भी अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। ओके, ठीक है। तो अब मात्रा, स्वरों में स्वरों की मात्रा होती है ना, हम स्वर को जब व्यंजन में मिलाते हैं तो मात्रा के रूप में मिलाते हैं। जब किसी स्वर को किसी व्यंजन में मिलाया जाता तो उसे मात्रा के रूप में मिलाया जाता है। स्वर के इस चिन्ह को मात्रा कहते हैं। अब आप तो क्लास 1 में ही पढ़ते हैं ये, है ना, जैसे छोटा है उसकी कोई मात्रा नहीं होती तो बस हलंत हटा देते हैं। बड़ा की मात्रा है छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री ऋषि अक्षर के नीचे लगाते हैं। डबल री, दीर्घ री को हम डबल लगा देते हैं, री ऋषि की मात्रा। लिरी, उसको भी हम री की मात्रा लगा देते हैं लास्ट अक्षर के नीचे। ए ओ औ, तो ए की मात्रा जब हम व्यंजन में मात्रा लगाते हैं ए की, तो हम एक मात्रा लगाते हैं ना, ठीक है। और ये आप इस बुक में मिसप्रिंट है, इसमें एक मात्रा ऐसे होनी चाहिए, ए की आवाज आ रही है, ए से एड़ी, ए से ऐनक, एक मात्रा यहाँ पर होनी चाहिए। तो जब ये स्वर के रूप में होता है तो इसमें एक मात्रा होती है, और जब हम मात्रा के रूप में व्यंजन में लगाते हैं तो दो मात्राएं होती हैं। देखो ये सही लिखा हुआ है, ये ए है, लेकिन हम जब व्यंजन में लगाएंगे तो दो मात्राओं के रूप में आएगा। इसका हमें ध्यान रखना है, बहुत से बच्चे गलतियां करते हैं, जैसे पैर, सैर, गैर, लाइक दिस, ठीक है। ओ औ, तो ये मात्राएं तो आप बचपन से पढ़ते हैं, फिर भी हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में आप लोग मात्रा मिस्टेक करते हैं, इसलिए मात्राओं का ज्ञान बहुत अच्छी तरह होना चाहिए। लिरी की मात्रा प्रचलन में नहीं है, ये वैदिक यूज के लिए, जो वैदिक भाषा हम यूज करते हैं। और र में ऊ की मात्रा नीचे नहीं लगती है, जब रा व्यंजन में लगती है तो हम बीच में लगाते हैं। जैसे छोटा रू है तो हम छोटा रू लगाएंगे, रुपया, रुपया, ठीक है। अगर हमें रूप लिखना है, रूप, तो हम बड़े की मात्रा बीच में लगाएंगे। तो ये डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बच्चे इसमें डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अगर शब्द शुद्धि के लिए शब्द आते हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो नंबर कट जाते हैं, ठीक है। ओके, तो अब ये है वर्णों का उच्चारण स्थान। जिस वर्ण का उच्चारण मुख के किसी भाग से किया जाता है, जिस भाग से किया जाता है वही उसका उच्चारण स्थान होता है, ठीक है। तो संस्कृत बहुत ही व्यवस्थित भाषा है, सिस्टमैटिक भाषा है। एक बार आपने पूरा ढंग से सीख लिया, साइंटिफिक भाषा है, तो आप प्रैक्टिकल कर करके उनके उच्चारण स्थान समझ सकते हैं, ठीक है। जिसको भी हकलाने की प्रॉब्लम होती है, जो अटक अटक कर बोलते हैं, उनकी ये संस्कृत मतलब ये स्पीच थेरेपी होती है। अगर आप वर्णों के उच्चारण स्थान समझ लें बचपन से ही, पेरेंट्स अच्छी तरह सही जगह से उच्चारित करना सिखाएं, तो बच्चा कभी तोतली भाषा में नहीं बोलेगा और हकलाएगा नहीं। तो ये साइंटिफिक स्पीच थेरेपी है। तो कंठ, कंठ से कौन कौन से स्वर निकलते, कौन कौन से व्यंजन निकलते हैं, ये बताया गया इसमें। तो स्वर निकलते हैं आ और व्यंजन निकलते हैं क, ख, ग, घ, अंग, कवर्ग, इट मीन्स कवर्ग निकलता है। कवर्ग आप सीधे याद कर सकते हैं क्योंकि आपको सारे वर्ण मालूम है, और ह निकलता है। इस तरह आपको ये सारी तालिका आपको याद करनी है, ठीक है। जैसे ये च वर्ग है, च छ ज झ इया, आप कैसे याद करेंगे, तालु से कौन से स्वर निकलते हैं, ई, आप बोल कर भी देख सकते हैं, और च छ ज झ इया और या और शा। तो आपको ये पूरी टेबल आपको याद करनी है, ठीक है। ओके, तो आप, ठीक है, तो आप ये याद करेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। अब है संयुक्त व्यंजन।
दो व्यंजनों को मिलाकर जो व्यंजन बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो व्यंजनों को मिलाकर जो व्यंजन बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे है क श, क और श को मिलाकर क्ष बनता है। हमने क हलंत श हलंत मिलाया तो क्ष बना। तो ये है संयुक्त। संयुक्त मतलब मिले हुए। अब हमने इसमें अ मिला दिया तो पूरा श बन गया। तो ये हो गया क्षत्रिय। इससे शब्द बन जाता है कई वर्णों को मिलाकर। ठीक है, कक्षा, यक्ष हम इसमें ऐसे यूज करते हैं। ता और रा को मिलाकर त्रा बनता है। ज और इया को मिलाकर ज्ञ बनता है। ठीक है, इसी तरह ये श्रा श्रा है। आप संस्कृत भाषा में व्याकरण में ही इतना डिटेल सीख सकते हैं अगर आपकी भाषा शुद्ध है, प्रोनाउंसिएशन आप उच्चारण सही करते हैं और सारा डिफरेंस आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो आप हमेशा शुद्ध लिखेंगे और शुद्ध बोलेंगे और आपकी भाषा जो है प्रभावशाली होगी। ठीक है, तो ये अभी हम देखते हैं श्रा और श्रा में अंतर, जो बड़े बड़े लोग गलतियां करते हैं। ठीक है, ये है श्र, इसमें री ऋषि मिली हुई है। शा में री ऋषि मिलाकर श्रा, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे और इसका यूज होगा श्रृंगार जैसे शब्द में। ठीक है, और जब हम श्रीमान लिखते हैं तो इसमें रा मिला होता है। शा हलन प्लस रा श्रा, और उसमें आ मिला देंगे तो इस तरह का श्रा हो जाएगा, तो श्रीमान। ठीक है, तो हमें ये छोटे छोटे डिफरेंस जो हैं अच्छी तरह समझने हैं। ओके, क्लियर? तो आप ये पूरा ध्यान से वीडियो देखेंगे, पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।